तो यारो कैसा सब कुछ ठीक चला ना। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ऐसी वेब सीरीज की बात करने वाले हैं जिसका नाम है द विचर या फिर मोर लाइक एडवेंचर्स ऑफ द विचर। और देखो जब ये वेब सीरीज पिछले साल 2019 के दिसंबर में रिलीज हुई थी तो उस टाइम पे आप में से कुछ सब्सक्राइबर्स ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी कि ये मैं देखूं, इसको चेकआउट करूं। लोग इसको जो है वो गेम ऑफ थ्रोन से कंपेयर कर रहे थे, बोल रहे थे कि ये गेम ऑफ थ्रोन से भी अच्छी है कुछ एस्पेक्ट्स में। अब वो सच में अच्छी है या नहीं ये तो हर एक के पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, आप खुद देख के डिसाइड कर लेना। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक बात तो श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि सीरीज काफी ज्यादा अच्छी है। अब देखो बात कुछ ऐसी हुई ना कि जोश जोश में आके मैंने ये देखना शुरू तो कर दिया, लेकिन मुझे इस सीरीज के बारे में, द विचर के बारे में या फिर इसके अंदर जो दुनिया दिखाई है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। द विचर के बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी थी कि हाँ इसके ऊपर शायद कोई एक गेम बना है, बस। और अगर मेरी ही तरह आपको भी कुछ नहीं पता इसके बारे में तो फिर मैं आपको बता दूं कि ये एक एक्चुअल नॉवेल है। उस नॉवेल के ऊपर पहले मूवीज बन चुकी हैं, सीरीज बन चुकी हैं, गेम्स तो डेफिनेटली बने ही हैं। और ये जो विचर का आया है ना नेटफ्लिक्स के ऊपर, ये भी उसी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन इतना जानने के बाद भी अगर आप ये सीरीज देखने जाओगे ना तो फिर आपको इसके स्टार्टिंग के थोड़े बहुत एपिसोड्स में कंफ्यूजन हो सकता है। डार्क लेवल जितना कंफ्यूजन नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है। और इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, जिनमें से सबसे पहला तो ये कि इसके अंदर हमको जो दुनिया दिखाई गई ना उसमें भी अलग अलग बहुत सारे राज्य हैं। कैरेक्टर्स बात तो करते हैं कि ये राजा इस पर अटैक कर देगा, ये वाला राज्य दूसरे पर अटैक करने वाला है, लेकिन वो हमको कभी भी पूरी तरीके से दिखाया नहीं है कि उस दुनिया का मैप कैसा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, गेम ऑफ थ्रोन्स के इंट्रो में हमको पता चल जाता है ना कि ठीक है उसका मैप ऐसे दिखता है, यहाँ पे ये है, वहां पे वो है। ऐसा द विचर के अंदर नहीं दिखाया है। उसके वजह से थोड़ा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि वो नाम ही पहली बार सुन रहे हैं हम लोग और एक आइडिया नहीं है ना दिमाग में कि हाँ कौन सी चीज कहाँ पे है। इसके बाद सीरीज के अंदर जिस टाइप की इंग्लिश बोली गई है ना वो नॉर्मल तो नहीं है। अब मुझे सबटाइटल लगा के देखना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जो मेरे वोकैबुलरी के बाहर थे। मेरा भी इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, लेकिन स्टिल स्टोरी समझ में आ जाती है, कैरेक्टर्स के मोटिवेशन समझ में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी थोड़े बहुत ऐसे वर्ड्स है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 100% नहीं समझ में आता, 80-85। और फाइनल बात ये है कि एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं द कुलोशाव इफेक्ट, और इसको जो है ना इस सीरीज ने बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया है। अब ये चीज क्या है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हिचकॉक ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके हमको दिखाया है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं सिंपल आपको एक बात बता दूं। मैं यहाँ पे आपको अभी 3 शॉट्स दिखाता हूँ जिसमें से एक में मैं फोन यूज कर रहा हूँ, एक गाना सुन रहा हूँ और एक में कुछ सोच रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस और टाइम के बारे में बिना कुछ बोले ही आपके माइंड ने सोच लिया होगा कि मैंने सबसे पहले फोन यूज किया है, फिर कुछ गाना सुना और फिर कुछ सोच रहा हूँ। जबकि रियलिटी में ये ऑर्डर कैसा भी हो सकता है, पहले मैं हो सकता है गाना सुनूं या फिर कुछ सोच रहा हूँ। मैंने एडिट में उन तीनों को साथ में लगा दिया तो आपका ब्रेन क्या सोचता है कि ठीक है ये तीनों चीजें एक के बाद एक हुई हैं। और इस चीज को सीरीज के अंदर जिस तरीके से यूज किया ना बहुत ज्यादा पसंद आया मुझे, क्योंकि इसके अंदर हमको 3 मेन कैरेक्टर्स की स्टोरीज दिखाते हैं। वो लोग तीनों ही कैरेक्टर्स बिल्कुल ही अलग अलग लोकेशंस पे, और क्योंकि हमको टाइम के बारे में कुछ नहीं बताया, तीनों की स्टोरीज हमको एक के बाद एक वो लोग दिखाते हैं एक साथ, तो हमको ऐसा लगता है कि ठीक है इनकी स्टोरी भी एक साथ हो रही है। लेकिन फिर वो लोग आपको एकदम छोटा सा हिंट देंगे कि नहीं इसमें कुछ तो गड़बड़ है। स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ने पे एक हल्का सा और हिंट देंगे कि नहीं ये जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है, एंड बूम फाइनल रेवलेशन ये होता है कि सच में ये सही नहीं था। तीनों की स्टोरी अलग अलग टाइम फ्रेम पे है। मैं यहाँ पे बोल के भी आपको एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ, उसकी वजह से शायद थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन ये सीरीज देखते वक्त उतना कंफ्यूजन होता नहीं, बल्कि इसका एक अलग ही इंपैक्ट पड़ता है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि ये लड़की अब गेरल्ट ऑफ रिविया को ढूंढ तो रही है और हमको साथ में गेरल्ट ऑफ रिविया की वो लोग कहानी भी बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको नहीं पता कि वो कहाँ पे और वो एक्चुअल में इससे मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस सीरीज की स्टोरी के बाद जो सेकंड चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई ना वो था इसके अंदर का एक्शन, जो कि कमाल का दिखाया है। लाइक जो एक्शन वाला एक्शन है वो और जो 18+ वाला एक्शन है वो दोनों। हेनरी कैविल जो कि द विचर गेरल्ट ऑफ रिविया का रोल प्ले करते हैं इसके अंदर, वो एक मॉन्स्टर हंटर है, मॉन्स्टर्स को मारता है। तो फिर उसके काफी सारे शॉर्ट फाइट के सीक्वेंसेस हैं इस सीजन के अंदर, और उस टाइम पे ना हेनरी कैविल का फेस हमको क्लियरली दिख रहा था, तो फिर ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद परफॉर्म किया है और शायद से किया भी होगा, उसके लिए काफी ट्रेनिंग ली होगी। सारे एक्टर्स के परफॉर्मेंस काफी लाजवाब थे इस पूरी वेब सीरीज के अंदर, और उसी के साथ साथ जो हमको एक डिफरेंट वर्ल्ड दिखाया है जिसके अंदर ह्यूमंस रहते हैं, मॉन्स्टर्स रहते हैं, विचर्स हैं, और भी एक बहुत ही अलग अलग प्रजाति के जानवर दिखाए हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मैंने जैसा बोला कि कंफ्यूजन होता है, लेकिन क्योंकि इसका पहला सीजन देके खत्म कर दिया तो अभी मुझे और जानना है उसके बारे में, क्यूरियोसिटी जो है वो तो अब बढ़ गई है। वीएफएक्स इस पूरी सीरीज का काफी अच्छा था, लेकिन अगर हम लोग बाकी हॉलीवुड सीरीज से कंपेयर करें ना तो फिर कुछ ऐसे सीन्स, कुछ ऐसे मॉन्स्टर थे जिसके ऊपर थोड़ा बहुत 19-20 लगा। जैसे कि अभी गोल्डन ड्रैगन का एक हमको दिखाया है, उसको देखते वक्त थोड़ा बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन देखा नहीं ना आज तक, मतलब ड्रैगन देखा नहीं है, लेकिन जितने भी शोज देखे हैं उन्होंने काम तो अच्छा किया है वीएफएक्स के ऊपर, लेकिन क्योंकि
गोल्डन मतलब वो थोड़ा अलग ही हो जाता है। म्यूजिक इसका काफी जबरदस्त था। इस शो का जो इंट्रो है वो बहुत छोटा सा है, लेकिन फिर भी उसको मैंने एक भी एपिसोड के लिए स्किप नहीं किया, देखने में मजा आ रहा था। डायलॉग्स की मैंने बात की, उसमें से थोड़ा बहुत तो दिमाग के ऊपर से निकल जाता है क्योंकि मेरी वोकैबुलरी कम है, लेकिन फिर भी जितना समझ में आता है ना वो अच्छे लगे। वन लाइनर्स इसके काफी अच्छे थे। हेनरी कैविल ने एक अलग टाइप की वॉइस निकाली इसके अंदर, अगर आपने उनको सुपरमैन बोलते हुए देखा होगा इंग्लिश में, और इसके अंदर देखोगे तो फिर थोड़ा बहुत क्या बिल्कुल ही अलग लगेगा। सीरीज का जो मेन कैरेक्टर है गेरल्ट ऑफ रिविया, वो बहुत ज्यादा मुझे पसंद आया। मतलब वो ऐसा बंदा है, ही डजंट गिव अ अबाउट वॉट यू थिंक वॉट यू डू, बस मॉन्स्टर्स को मारता है क्योंकि थोड़ा बहुत जीने भर के पैसे कमा सके, और बाकी किसी से इसको कुछ लेना देना नहीं। लेकिन उसके कैरेक्टर से रिलेटेड ही एक ऐसा मोमेंट था शो के अंदर जो मुझे थोड़ा बहुत अजीब लगा, जिसमें वो किसी की जान बचाने के बदले उससे लॉ ऑफ सरप्राइज मांग लेता है कि ठीक है भाई तू दे देना। मतलब एक ऐसे बंदे को जिसको कुछ परवाह ही नहीं, भाई थोड़े पैसे मांग ले, वो ज्यादा अच्छा होगा तेरे लिए। लेकिन फिर भी ओवरऑल ये शो काफी ज्यादा जबरदस्त है, आपको एक बार तो चेकआउट जरूर करना चाहिए। अब आपके लिए गुड न्यूज है या बैड न्यूज है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका अब तक सिर्फ एक ही सीजन आया जिसके अंदर 8 ही एपिसोड हैं। इंग्लिश के साथ साथ ये हिंदी में भी अवेलेबल है, आप इसको नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो, तो फिर एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। मैंने जैसा पहले बोल दिया कि ये 18+ है, एकदम स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट वाला 18+, तो बस घर के हॉल में बैठ के मत देख लेना टीवी के ऊपर। बाकी अगर आपने ये शो देख लिया है, शो का कौन सा एस्पेक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, आपको ये पूरा शो कैसा लगता है, वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं वहां पे भी मूवी और सीरीज के रिकमेंडेशन देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो पहले तो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस में लाता हूँ, बहुत अच्छे शो और मूवीज के रिकमेंड देता हूँ, लेकिन फिर भी लोग सब्सक्राइब नहीं करते, क्या करूं बताओ। इतना गला फाड़ फाड़ के मैं यहाँ पे बैठ के चिल्ला रहा हूँ, तो कम से कम एक शेयर तो कर दो अगर सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो। वीडियो लाइक कर देना। मैं आपसे मिलूंगा, जय हिंद, वंदे मातरम। ओ गॉड, थैंक गॉड अभी लाइट नहीं गई। पसंद आ जाएगी मतलब चाइनीज व्हाट, क्या है यार अब ये चीज क्या है, इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से व्हाट यार, हमेशा हर बार का द विचार